हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जो हिंदी यूजीसी नेट प्लस हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, धाराधार धाराधार धावन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद किस कवि ने किया? धाराधार धावन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद किया है राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। धाराधार धावन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद किया है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती के आधार पर इन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित उनकी कृति भारत भारती के आधार पर उन्हें राष्ट्रकवि कहा गया है। इसके अलावा आधुनिक काल में खड़ी बोली के प्रथम कवि श्रीधर पाठक को माना जाता है। आधुनिक काल में खड़ी बोली के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो श्रीधर पाठक को माना जाता है। द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम इसके संकलनकर्ता कौन है? द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम इसके संकलनकर्ता है पद्यधर पाठक। द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम इसके संकलनकर्ता है पद्यधर पाठक। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये एक राम भक्त कवि थे। पदम सिंह शर्मा ने खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकटु कहा है। पदम सिंह शर्मा ने खड़ी बोली काव्य को क्या कहा है? तो नीरस और कर्णकटु कहा है, याद रखिएगा। खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकटु किसने कहा है? तो पदम सिंह शर्मा ने कहा है। अगला प्रश्न है, साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने माना है? साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश किसने माना है? तो साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश महावीर प्रसाद द्विवेदी ने माना है। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश महावीर प्रसाद द्विवेदी ने माना है। भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी जाने जाते हैं। भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी जाने जाते हैं। द्विवेदी युग की प्रधान प्रवृत्ति क्या रही? तो राष्ट्रीयता के आधार पर कविताएं लिखी गईं द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग काव्य की विशेषता क्या रही? तो इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग काव्य की विशेषता रही। इतिवृत्तात्मकता इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रिय प्रवास नामक कृति का हरिऔध ने पहले नाम क्या रखा था? हरिऔध द्वारा रचित ही रचना है प्रिय प्रवास, परंतु हरिऔध ने प्रिय प्रवास का पहले नाम क्या रखा था? तो ब्रजांगना विलाप। प्रिय प्रवास का पहला नाम रहा था ब्रजांगना विलाप, जो हरिऔध ने ही रखा था, और हरिऔध की ही रचना है प्रिय प्रवास। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तारकवध महाकाव्य के रचयिता कौन रहे? तो गिरिजादत्त शुक्ल। तारकवध नामक महाकाव्य के रचयिता रहते हैं गिरिजादत्त शुक्ल। इसके अलावा हरिऔध की बोलचाल एवं मुहावरेदार भाषा में रचित काव्य कृतियाँ हैं चुभते चौपदे, चोखे चौपदे। हरिऔध की बोलचाल एवं मुहावरेदार भाषा में रचित, हरिऔध द्वारा रचित बोलचाल एवं मुहावरेदार भाषा में जो कृति है उसका नाम है चुभते चौपदे और चोखे चौपदे। रामनरेश त्रिपाठी की स्फुट कविताओं का संग्रह का नाम क्या है? रामनरेश त्रिपाठी की स्फुट कविताओं के संग्रह का नाम है मानसी। रामनरेश त्रिपाठी के स्फुट कविताओं के संग्रह का नाम है मानसी। आगे बढ़ेंगे। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये किसकी पंक्ति है? सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। सखी वे मुझसे कहकर जाते। साकेत शब्द का अर्थ क्या है? तो अयोध्या। साकेत शब्द का अर्थ है अयोध्या।
आचार्य शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी काव्य कहा है। आचार्य शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी काव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जीवनवादी काव्य कहा है। साकेत शब्द का अर्थ है अयोध्या। आचार्य शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा है, तो सामंजस्यवादी कवि कहा है। ठीक है, यहाँ पे कवि होगा, काव्य नहीं। आचार्य शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है तथा डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत नामक कृति जो मैथिली शरण गुप्त की है उसे जीवनवादी काव्य कहा है। याद रखिएगा। द्विवेदी युग का कौन कवि ब्रज कोकिल कहलाता है? द्विवेदी युग का कौन कवि ब्रज कोकिल कहलाता है? तो सत्यनारायण कविरत्न ये जो थे ये ब्रज कोकिल कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते थे। रीतिकालीन श्रृंगार भाव का तीव्र विरोध द्विवेदी युग में हुआ। रीतिकालीन श्रृंगार भाव का तीव्र विरोध किस युग में हुआ? तो द्विवेदी युग में हुआ तथा नैतिकता को महत्व दिया गया। रीतिकालीन श्रृंगार भाव का तीव्र विरोध द्विवेदी युग में हुआ और उसमें नैतिकता को महत्व दिया गया था। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था कानपुर। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र क्या रहा? तो कानपुर। अगला प्रश्न है, साकेत के अनुकरण पर रचित ग्रंथ साकेत संत के रचयिता कौन रहे? साकेत के अनुकरण पर रचित ग्रंथ साकेत संत के रचयिता रहे बलदेव प्रसाद मिश्र। साकेत के अनुकरण पर रचित ग्रंथ साकेत संत के रचयिता रहते हैं बलदेव प्रसाद मिश्र। अधिकांश विद्वानों ने साकेत को महाकाव्य न मानकर उसे एकार्थ काव्य माना है। अधिकांश विद्वानों ने साकेत को महाकाव्य न मानकर क्या माना है? तो एकार्थ काव्य माना है। दैत्यवंश और रावण हरदयालु सिंह का महाकाव्य है। अधिकांश विद्वानों ने साकेत को महाकाव्य न मानकर क्या माना है? तो एकार्थ काव्य माना है। इसके अलावा दैत्यवंश और रावण जो कृति रही ये हरदयालु सिंह की रही। अगला प्रश्न है, गद्य पद्य भाषा के संदर्भ में महावीर प्रसाद द्विवेदी किससे प्रभावित थे? गद्य पद्य भाषा के संदर्भ में महावीर प्रसाद द्विवेदी वर्ड्सवर्थ से प्रभावित थे। गद्य पद्य भाषा के संदर्भ में महावीर प्रसाद द्विवेदी वर्ड्सवर्थ से प्रभावित थे। मैथिली शरण गुप्त की कृति रंग में भंग में राजपूतियान की कथा है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो कृति रही रंग में भंग, इसमें राजपूती कथा है, राजपूतों पर आधारित कथा है, उनकी आन बान शान की कथा है। गुरुकुल नामक काव्य कृति में मैथिली शरण गुप्त ने सिख गुरुओं की कथा का वर्णन किया है। गुरुकुल नामक काव्य कृति में मैथिली शरण गुप्त ने सिख गुरुओं की कथा का वर्णन किया है। मैथिली शरण गुप्त ने रहस्यवादी गीतों का संकलन किस नाम से किया है? तो झंकार नाम से किया है। मैथिली शरण गुप्त ने रहस्यवादी गीतों का संकलन झंकार नाम से किया है। वैतालिक मैथिली शरण गुप्त की रचना है। वैतालिक मैथिली शरण गुप्त की रचना है। स्वर्गीय वीणा श्रीधर पाठक की रचना है। स्वर्गीय वीणा श्रीधर पाठक की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्य की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए किस पे बल दिया? तो सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।